नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। आपको बता दें कि 50 से ज़्यादा सांसदों ने पक्ष में वोट किया है। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा चलेगी। विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्रवाई में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने 20 बार राहुल गांधी को रोक टोक किया, उन्हें बार बार रूलिंग बुक दिखाई। उन्होंने अपनी स्पीच में एक आर्टिकल का हवाला दिया, इस पर उन्होंने मना किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत में बैन किताबें सदन में दिखाई, उनसे कुछ नहीं कहा गया। इस तरह का भेदभाव स्पीकर नहीं कर सकते। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि आज विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिसे इन्होंने पिछले सत्र में दायर किया था। हम सभी किसी न किसी नियम, कानून और संविधान से जुड़े हुए हैं और इस सदन में भी हम संविधान के प्रावधान के तहत ही सदस्य बने हैं। सभापति महोदय, आज विपक्ष की ओर से जो प्रस्ताव लाया, माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आया, पिछले सत्र में इन्होंने दायर किया था और चर्चा के लिए आज यहाँ आपने अनुमति दिया है। उस प्रस्ताव का विरोध में सरकार का और इस सदन का सोच को मैं सिर्फ एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ही नहीं, इस सदन का सदस्य होने के नाते अपना मत रखना चाहता हूं। वैसे तो हम लोग सब किसी ना किसी नियम, कानून, संविधान के तहत ही हम लोग जुड़े हुए हैं और इस सदन में भी आए तो भी संविधान के प्रावधान के मुताबिक ही हम लोग इस सदन के सदस्य हुए हैं। कोई भी सदस्य जब अपने आप को संविधान से बड़ा समझने लग जाएंगे, कोई भी सदस्य अपने आप को बाकी सबसे ज्यादा ज्ञानी है मानने लग जाएंगे, तो उसको मैं आज एक्सपोज करना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते, रुक करते बड़ी खबर का। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 11वां दिन है। अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब सामने आया है। ईरान का कहना है कि 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 11वां दिन है। इस बीच ईरान ने कहा है कि वो 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि कुछ देशों के जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। हालांकि अमेरिकी चैनल ने कहा है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाज़ों पर सिक्योरिटी टैंक्स यानी कि सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, खासकर उन जहाज़ों पर जो अमेरिका के सहयोगी देशों के हैं। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 11वां दिन है। अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब सामने आया है। ईरान ने अमेरिका की धमकी के जवाब में कहा है कि 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा ईरान। बता दें कि अमेरिका की तरफ से ईरान को धमकी दी गई थी, जिसके बाद अब ईरान ने पलटवार करते हुए धमकी का जवाब दिया है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि 1 लीटर तेल भी ईरान बाहर नहीं जाने देगा। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी भू राजनीतिक तनाव और आपूर्ति में व्यवधान के बीच भारत ने घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 10% की वृद्धि करने के लिए तेल रिफाइनरियों को कड़े निर्देश दिए। वहीं अब केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद तेल रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन में 10% की वृद्धि की है। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ESMA 1955 के तहत ये कदम उठाया है ताकि घरेलू एलपीजी की कमी ना हो और आपूर्ति निर्बाध रहे।
तो एलपीजी उत्पादन में 10% की वृद्धि यहाँ पर की गई है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद 10% की वृद्धि यहाँ पर की गई है। तेल रिफाइनरों ने 10% की वृद्धि की है। तो बता दें कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उसको लेकर आने वाले समय में ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है, ऐसे अंदेशा लगाया जा रहा है। और इस बीच एलपीजी उत्पादन में 10% की वृद्धि केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद की गई है। वहीं भारत पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की आपूर्ति करेगा। ये खेप मंगलवार को पार्वतीपुर सीमा के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करने की उम्मीद है। यह आपूर्ति उस समझौते का हिस्सा है जिसके तहत भारत हर साल पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को 1,80,000 टन डीजल देगा। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रेजानूर रहमान ने बताया कि मौजूदा खेप इसी समझौते का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि समझौते के अनुसार 6 महीने के अंदर कम से कम 90,000 टन डीजल बांग्लादेश को आयात करना चाहिए। रहमान ने कहा कि आज आने वाली खेप 5,000 टन की है और उम्मीद है कि अगले 2 महीनों के अंदर 6 महीने के लिए तय पूरी डीजल मात्रा देश में आयात कर ली जाएगी। यह आपूर्ति ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश में व्यापारियों की तरफ से अवैध भंडारण और बाजार में हेरफेर को लेकर चिंता जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के सामने आने से पता चला है कि कुछ व्यापारी अवैध रूप से ईंधन जमा कर कृत्रिम कमी पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि किसी भी पात्र वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद है कि सभी सही वोटर्स को वोट देने का अधिकार मिले और कोई आयोग व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल ना हो। आयोग का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में हिंसा और डर के माहौल से मुक्त होकर मतदान कर सकें। कोलकाता में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिन तक हुई बैठकों के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आयोग ने राज्य की कानून व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो बिना किसी पक्षपात और दबाव के कानून का सख्ती से पालन कराएं। आगे आने वाले वेस्ट बंगाल के चुनावों की तैयारी की समीक्षा के लिए पूरा आयोग पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल में है और चुनाव की हर तैयारियों के ऊपर चुनाव आयोग ने अपनी पूरी समीक्षा की है। आपसे मिलने से ठीक पहले चुनाव आयोग ने चुनाव के आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ चर्चा की। नए वोटर्स को भी सांकेतिक तौर पर एपिक कार्ड्स दिए गए और इलेक्शन के आइकॉन के तौर पर भी इलेक्शंस के आइकॉन्स को सम्मानित किया गया। जैसा आप सबको पता है, the democracy runs very deep in West Bengal. Consistently, the voting percentages have been very high. The total electors in West Bengal are equal to France, Australia and Uruguay. The size of West Bengal is so large. In West Bengal, the electors and public at large respects the Constitution of India and believes in peaceful and participatory elections, which are foundation of any democracy.
वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने सभी पक्षों को चेताया और कहा कि न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत न करें। इस पर वरिष्ठ वकील ने साफ किया कि राज्य सरकार न्यायिक अधिकारियों पर सवाल नहीं उठा रही है। आज पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि करीब 7 लाख दावों का निपटारा न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है, जबकि पहले 63 लाख दावे विचाराधीन थे और अब करीब 57 लाख मामले शेष हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें पता था कि जैसे ही न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा आप लोग पीछे हट जाएंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हमें बताया कि 10 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है। सीजेआई ने कहा कि आपका आवेदन समय से पहले दायर किया गया है और इससे ऐसा लगता है कि आपको न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। सीजेआई ने आगे कहा कि ऐसे आवेदन दाखिल करने की हिम्मत कैसे हुई। साथ ही सीजेआई ने कहा कि कोई भी न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करे, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह सोनीपत के मदीना गांव में एक किसान की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। ये वही किसान संजय मलिक हैं जिनके खेत में राहुल ने 3 साल पहले ट्रैक्टर चलाया था, साथ ही धान रोपाई भी की थी। सुबह करीब 10:15 बजे जैसे ही राहुल गांधी गांव में अपनी कार से उतरे, उनके हाथ में से मोबाइल गिर गया। सिक्योरिटी टीम के साथ राहुल ने झुककर उसे उठाया। यहाँ रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता और मेज़बान घराती बुके लेकर स्वागत के लिए खड़े थे। राहुल का हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। जब राहुल शादी वाले घर में जाने लगे तो दरवाजे पर खड़े युवकों ने जोर से कहा कि राहुल भाई राम राम। राहुल हाथ जोड़कर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। राहुल करीब 1 घंटे तक रुके। इस दौरान दूध के साथ चूरमा खाया, किसान की बेटी के हाथों मिस्सी रोटी भी खाई, महिलाओं के ब्याह के गीत भी सुने। वहीं बिहार की राजनीति इन दिनों तेजी से बदलते घटनाक्रमों के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच उनकी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में सुपौल जिले के निर्मली में समृद्धि यात्रा को संबोधित किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जिले का हर तरह से विकास हो रहा है। बिहार को केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार हर तरह से तरक्की करेगा और देश के प्रगतिशील राज्यों में शामिल होगा। बिहार बहुत विकास कर रहा है। क्या उन्होंने कभी महिलाओं या बच्चों के लिए कुछ किया? हमने सबके लिए काम किया है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के। किया गया है। इन कामों से जिले का पूरे तौर विकास होगा। आप जान लीजिए, इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। और आप जानते हैं, हमने तो कहा केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है बिहार में। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति राज्यों में शामिल हो जाएगा। और आप जान लीजिए, जो भी चीज नया बनेगा तो आप जान लीजिए कुछ ही राज्य है देश में जो बाहर रहेगा। उसी तरह से बिहार का बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। तो यहाँ से भी हो रहा है और केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है। तो खड़ा होकर के आप लोग उनको पढ़ाई करिए, वो इतना काम कर सब लोग हैं और सब लोगों को हाथ उठा के सबको पढ़ाई किए। सारे के सारे लोग, सब लोग लगे हुए हैं और सारा काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ेगा। देश में कुछ ही राज्य है, अब बिहार बहुत आगे विकसित होगा तो इतना बढ़िया चीज बनेगा। तो आप लोगों सब यही कहेंगे कि अब जान लीजिए, पहले वाला कोई काम किया था जी, पहले वाला अगर गड़बड़ किया था तो आप बताइए जी, 7 दिन में हार गया था तो अपना पत्नी को बना दिया था। कहीं कोई था, कोई महिला को कुछ किया था कभी, या कहीं किसी बच्चे को किया था गरीब लोग? कुछ नहीं किया था। और हम लोगों ने सबके लिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। और केंद्र सरकार का जितना सहयोग मिल रहा उतना आगे और बढ़ रहा है। इस तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे होगा? तो ये सब होगा ना, तो बढ़िया चीज होगा ना, आज थोड़ा होगा ना। वहीं चंडीगढ़ से वित्तीय धोखाधड़ी के मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां से अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कुछ समय पहले ही IDFC फर्स्ट बैंक में करीब 590 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया था। अब जो नया मामला सामने आया है वो केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए रखे गए फंड में IDFC बैंक मैनेजर
ने जालसाजों के साथ मिलकर बड़ी सेंध लगा दी और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के करोड़ों रुपए के फंड में IDFC बैंक मैनेजर ने जालसाजों के साथ मिलकर सेंध लगा दी। जांच के दौरान करीब 116.84 करोड़ रुपए के फंड के गबन की बात अब तक सामने आ चुकी है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड से फंड चंडीगढ़ नगर निगम को ट्रांसफर किया जाना था और इस प्रक्रिया के लिए IDFC फर्स्ट बैंक में एक विशेष खाता खोला गया था। वहीं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपए की इनामी राशि का ऐलान कर दिया है। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास में एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। भारतीय टीम ने इस जीत के साथ लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। इससे पहले भारत ने T20 वर्ल्ड कप का पिछला संस्करण भी जीता था। इसी के साथ टीम इंडिया इस टूर्नामेंट का खिताब बचाने वाली पहली टीम बन गई है। इतना ही नहीं, भारत अब T20 वर्ल्ड कप 3 बार जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है। इससे पहले किसी भी टीम ने इस टूर्नामेंट को 3 बार नहीं जीता था। BCCI ने टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स स्टाफ और चयनकर्ताओं को बधाई दी है। तो वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया पर पैसों की बारिश BCCI ने कर दी है। 131 करोड़ की इनामी राशि का ऐलान BCCI की तरफ से किया गया है। तो बता दें कि टीम इंडिया ने मेंस T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कई सारे रिकॉर्ड्स भी टीम इंडिया ने कायम किए, जिसके बाद अब BCCI ने अपना पिटारा खोला है और टीम इंडिया के लिए ये बड़ा ऐलान 131 करोड़ की इनामी राशि का ऐलान BCCI ने किया है। यानी अब टीम इंडिया पर पैसों की बरसात होने वाली है। वहीं संभल जनपद के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के रफीपुर गांव के जंगल से अवैध मिट्टी खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 10 फीट से अधिक गहरे गड्ढे की ढाई अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे नीचे 4 मजदूर दब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला और गंभीर रूप से घायल मजदूर को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। गुस्साए परिजनों ने शव को घटनास्थल पर रखकर हंगामा किया और अवैध खनन को लेकर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। सूचना मिलने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी, माइनिंग इंस्पेक्टर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्र अधिकारी भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। काफी समझाने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में पिछले करीब 1 वर्ष से अवैध खनन चल रहा था और इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण ये दर्दनाक हादसा हो गया। सर, ये तो काफी लंबे समय से चल रहा है यहाँ पर और इसके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं करता है। काफी बार बाबा जी ने यहाँ शिकायत की है, महंत जी ने, कि ये हमारे यहाँ सारी एरिया का खुदाई होगी तो हमारी मड़ी बड़ी जो है बारिश के समय में आ सकती है या फिर गिर सकती है, तो उस पर भी कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। कितने लोग दबे हैं इसमें? इसमें 4 लोग दबे थे सर। उसमें से एक की 4 है। एक के पैर में चोट आई है, फिर उसका पैर शायद टूट गया है, ठीक है, कट गया है, वो खत्म हो गया उसका। और एक आदमी पूरा मतलब उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा। मौके पर ही। देखिए, आज सूचना मिली थी थाना बहजोई के ग्राम किसौली के रहने वाले 2 मजदूर जो कि पास के जो रफीपुर रकबा लगता है उसमें एक ऊंचा टीला बना हुआ है, उसको खोद रहे थे। तो उसी समय एक ढांग जो काफी ऊंचाई पे थी वो अचानक से गिर पड़ी, जिसमें मजदूर दब गए और एक व्यक्ति बुद्धसेन की है मौके पर मृत्यु हुई, ये सूचना दी थी। तथा दूसरे घायल को तत्काल ही इलाज के लिए भेजा गया है, जो खतरे से बाहर है। इस सूचना पर थाना पुलिस और माइनिंग डिपार्टमेंट तथा तहसीलदार साहब उपस्थित आए हैं। जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक शासन किया जा रहा है। सर, ये अवैध खनन हो रहा था। अब ये जांच किया जा रहा है, अगर इसकी अनुमति नहीं है तो बिल्कुल अवैध के रूप में है और उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। कराते से ट्रैक्टर वाले, हाँ, ये मेरा भी भतीजा था। हाँ हाँ। दूसरा वाला भी मेरा भतीजा था। फिर क्या हुआ है? इसमें दब गया था ही। कितने दिनों से काम चल रहा था यहाँ पे? ये तो बहुत काफी दिनों से चला रहे हैं। अब कई दिनों से बुला ले, इसे भी बुला लाए। अच्छा, कौन लोग हैं ये लोग? प्रजापत है।
जो खदान कर रहे हैं वो कौन ये है? यादव है, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? किसौली के हैं। किसौली के। वहीं सहारनपुर जनपद के विकासखंड मुजफ्फराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालूवाला जहान में फतेहपुर पुलिया के पास बहने वाली नदी से अवैध खनन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ बाहरी लोगों ने यहां लगभग 160 बीघा जमीन खरीदी और उसे समतल करने का काम चल रहा है। आरोप है कि उसी जमीन पर बाउंड्री बनाने के लिए नदी से बड़े पैमाने पर पत्थर निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में मशीनों की मदद से दिन रात पत्थर निकाले जा रहे हैं और उन्हीं पत्थरों से बाउंड्री की दीवार को भरने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पूरा क्षेत्र खनन जोन में आता है। इसके बावजूद खुलेआम नियमों की अनदेखी करते हुए खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ये काम काफ़ी समय से लगातार चल रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का ये भी कहना है कि नदी से इस तरह बड़े पैमाने पर पत्थर निकालने से सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो सकता है और पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार इससे पहले भी इसी क्षेत्र में खनन माफियाओं की गतिविधियों के कारण नदी का तटबंध टूट गया था, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया था। उस समय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई भी की थी। अब एक बार फिर उसी इलाके में बड़े स्तर पर खनन होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रशासनिक स्तर पर कहा गया है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। मौजूद जनपद सहारनपुर के कालूवाला जहानपुर बेलो बीट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये आप सीधा लाइव तस्वीरें देख रहे हो किस तरह से नदी का जो एरिया है ये पूरी गांव से लगती हुई नदी है और इसके पास यहाँ पर कुछ बाहर के लोगों ने जो यहाँ पर ज़मीन ले रखी है, जिसका पूरी तरह से यहाँ पर नदी से पत्थर उठाकर इसकी पेचिंग की तैयारी में किए हुए। लेकिन जिस तरह से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो मशीन के जरिए यहाँ पर जो है पूरी तरह से ये वाली जो आप बड़ी लैंड देख रहे हो 160 बीघे ये ज़मीन है, जिसकी यहाँ पर नदी के किनारे एक पेचिंग बनाया जा रहा है, जिसका नदी की जो सामग्री है उस सामग्री का यहाँ पर बड़ी स्तर पर यहाँ पर उसका प्रयोग किया जा रहा है। और सीधे आप लाइव तस्वीरें देख रहे होंगे ये पूरी 160 बीघे की यहाँ से लेकर वहाँ तक की ये लैंड है और मजदूर यहाँ पर लेबर लगी हुई है काम कराने के लिए। काफ़ी मजदूर यहाँ पे मौजूद है। इस ये वाली वो बेल्ट है यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं और पूरी नदी का जो पत्थर उठाकर जो है यहाँ पर उसको जो है पेचिंग में डाला जा रहा है। जिस तरह से कैमरामैन सहयोगी ने यहाँ पर दिखाया जो तस्वीरें दिखाई है, यहाँ पर मिस्त्री यहाँ पर काम कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर इस लैंड को नदी से पत्थर उठाकर जो है उस बाउंड्री के अंदर जो है माल गिरा जा रहा है। नदी का पत्थर सीधा आप देख सकते हैं नदी का वो पत्थर है, यहाँ से वो पत्थर उठाकर जो है इस पूरी पेचिंग 160 बीघे की जो पेचिंग है उसको यहाँ पर पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ये वो क्षेत्र है जो फतेहपुर पेलियो बीट से लगता हुआ है, जहां तटबंध अभी अगर हम 2 साल पहले बात करें ये वो नदी थी जिस नदी में यहाँ पर खनन हुआ था और गांव का जो तटबंध था वो तटबंध खनन माफिया द्वारा यहाँ पर तोड़ दिया गया, जिसको लेकर पूरा मामला बहुत यहाँ पर तूल पकड़ा था और यहाँ पर पूरा गाँव का जो पेचिंग का जो तटबंध था वो टूटा था, जिसको लेकर अब यहाँ पर दोबारा से आपदा अगर नदी में भारी पानी आता है तो गांव के जो आसपास के जो एरिया हुए गांव से लगते हुए वो कहीं ना कहीं इस गांव की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि ये बरसाती नदी है और 16 नदी से गांव ये जुड़ता हुआ है। ये गांव है फतेहपुर पेलियो है, बात करें सतपुरा गांव है, कुल्डी खेड़ा गांव है और ये आसपास के जितने भी यहाँ पर गांव है इस पानी आने से जो है यहाँ पर भारी संकट इन ग्रामीणों के साथ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उनके सामने बड़ी स्थिति यहाँ पर बड़ी संख्या यहाँ पर 160 बीघे की ये पूरी लैंड है और देख सकते हैं नदी का जो सामग्री है, जो नदी के जो पत्थर है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से इसको जो है बंद किया जा रहा है नदी के रास्ते ताकि पानी ना अंदर आ सके। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से हमने आपको बताया था कि गांव में जिस तरह से यहाँ पर गांव के लिए बचाव के लिए जो सरकार द्वारा जो तटबंध बनाए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं तोड़कर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और जो है बड़ी लैंड यहाँ पर जो नदी का पत्थर यहाँ पर लगाकर जो है उसमें पिचिंग में डाल रहे। अपने सहयोगी हिमांशु के साथ सुनील जायसवाल, डेली 24 न्यूज़ सहारनपुर मौजूद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।